नावल ला राइटर सोनी मिर्जा किस्त नंबर 14। वक्त के पहियों ने रवानी पकड़ ली। रात दिनों में और दिन महीनों में बदलते चले गए। इसी बीच में तकरीबन 7 माह का वक्त बीता था। सही फौज में जाकर वापस छुट्टी आया था। इस एक हफ्ते की ही छुट्टी में जावियान आज उससे मुलाकात के लिए उसकी आमद का सुनकर खुद ही दौड़ा चलाया। सईद इस वक्त टेरेस पर मौजूद था। सईद कैसा है दोस्त? जावियान ने उसे गले से लगाकर पूछा। बिल्कुल फिट, तू बता। तेरे सामने हूँ, परफेक्ट। उसने दोनों बाजू फैलाए, मगर अगले ही पल वो अफसुर्दगी से एक जानिब देखने लगा। क्या हुआ? सईद वो बेचैनी से पूछने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार उससे मुलाकात करनी है, फिर चाहे वो मुलाकात कुछ सेकंड्स की ही क्यों ना हो। मैंने उन चंद सेकंड्स में घुटनों के बिल बैठकर उसके हाथ अपने हाथों में लेकर उससे बस एक ही सवाल करना है। टेरेस पर खड़ा सईद आंखों में अश्क लिए हुआ था। कैसा सवाल? वो कंधे पर हाथ धरकर उसे अपनी जानिब घुमा गया। वो सवाल ये होगा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों ना हुई। नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह जब बिलक कर उसने अपने दिल की कैफियत कही तो मुकाबल जट उसे सीने से लगाकर कमर सहलाने लगा। वो जो औरत जात को अपने पाँव की जूती समझकर महज अपने नफ्स की तस्कीन करना जानता था, आज एक जिस्म फरोश लड़की के लिए तड़प रहा था। जावियान जानता था कि उसकी आंखें अलिशबा के लिए अश्कबार हैं। फिर वो उसे खुद से अलग करके सामने कर गया। कल मैंने हम सब दोस्तों के लिए शिप पर एक पार्टी अरेंज की है, तू आएगा ना? हम उसने आंसू साफ किए। और अलिशबा को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। मैंने कोशिश की थी, बट उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। जैसे ही पता चलेगा कि वो कहाँ है तो मैं तुझे बताऊंगा। हाँ ठीक है, तू इतने अरसे बाद आया है, चल किसी होटल में बैठकर चाय पीते हैं। शोर उसके कंधों पर बाजू फैलाए फिर वो साथ साथ चलने लगा। एक टी शॉप पर पहुंचकर सई ने टेबल बुक करवाया, क्योंकि आज की चाय उसकी तरफ से थी। जावियान अपने चेहरे पर मास्क लगाए उसके सामने बैठा था। इधर दूसरी जानिब अलिशबा और अमराहा शॉपिंग मॉल से निकलकर सीधा सामने मौजूद इसी टी शॉप पर आ बैठी। 2-3 टेबल छोड़कर वो बड़ा जुमान हुई थी। वेटर ने जब जावियान के सामने चाय का कप रखा तो वो जट उसे होंठों से लगा गया। सही उसकी हरकत पर तख्ती बांधे देखने लगा। खैर है भाई, तू कब से इतनी गरम गरम चाय पीने लग गया? जब से मोहब्बत की, मुख्तसर कहकर वो मुस्कुराया। यकायक अमराहा की उस पर नजर पड़ी तो उसके सिप लेने पर वो कप में से उठती हुई बाप को देखकर वहीं अटक गई। इसे तो ठंडी चाय पीने की आदत थी, फिर वो कैसे इसकी मोहब्बत में गर्म चाय पीने का आदी बन चुका था। उसकी सोचों का तसलसल वापस कई अरसा पहले अटेंड होने वाली पार्टी पर जाकर रुक गया, जब सईद ने उन्हें कहा था कि जिससे मोहब्बत होगी वो उसकी पसंद अपना लेगा। जब वेटर ने उसके रूबरू चाय का कप रखा तो वो उसे एक तरफ कर गई। क्या हुआ, चाय नहीं पीनी क्या? अलिशबा ने हैरानगी से कहा। किसी ने मेरी मोहब्बत में गर्म चाय पीनी शुरू कर दी है, और मुझे उसकी मोहब्बत में ठंडी चाय पीने की आदत डालनी है। किसकी बात कर रही हो? उसने तेवरी चढ़ाई। वहां देखो, वो अपनी बाएं जानिब इशारा कर गई। वो मास्क में जावियान को तो पहचान ही गई थी, मगर जब नजरें सई पर जमी तो वो चौंक कर देखने लगी। अचानक सई की नजर भी उससे टकराई तो वो दम बखुद उसे तकता ही रहा। चलो अमराहा, यहाँ से चलना चाहिए। अपनी चादर सेट करते हुए वो उठी तो अमरा भी उसके साथ ही चल पड़ी। सई यकयक उनकी जानिब भागा, मगर वो शॉप से बाहर निकल गई। उसके यूं अचानक भागने पर जावियान हैरान रह गया। उस समझ ही नहीं पाया था कि हुआ क्या। उसने अलीशा का रास्ता रोकना चाहा। अलीशा, मेरी बात सुनो। जब वो सामने हुआ तो अलीशा उसके दाएं जानिब से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ी। अमराहा ने जट उसे बाजू से पकड़कर सईद के सामने खड़ा कर दिया। उसकी हरकत पर वो उसे एक स्माइल पास कर गया। अमराहा, क्या बदतमीजी है? यहाँ क्यों खड़ा कर दिया मुझे? अलीशा गराई। ताकि तुम सईद को सुन सको। वो बड़ी तसल्ली से मुस्कुराई तो उसने घूरी डाली। अलीशा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज। उसने इल्तिजा की। आपने तो मोहब्बत का कहा था, फिर कुछ माह पहले वो कहाँ मोहब्बत गई? गोशा अंदाज संजीदा था। है, अब भी है, और हमेशा रहेगी। तो मेरे बगैर कैसे खुश रह लेते हो सईद? उसने गमगीन होकर पूछा। तुम्हारे बगैर सिर्फ रहना सीखा है अलीशा, खुश रहना सीखना भी बाकी है। हम फिर कभी बात करेंगे। अपनी सुनाकर वो फिर तेजी से चलती बनी। ना चाहते हुए भी अमराहा को उसकी पैरवी करनी ही पड़ी। जब अपना मुंह लटकाए सईद वापस कुर्सी पर आकर बैठा तो जावियान ने उसे जांचती नजरों से घूरा, गोया कुछ टटोलना चाहा। अलीशा आई थी जहां, उससे बात करना चाहता था। फिर क्या कहा उसने? उसका अंदाज बिल्कुल भी चौंकना नहीं था। फिर कभी बात करेगी, पर मुझे पता है कि वो बात नहीं करेगी। किस तरफ गई वो? सड़क की तरफ। तो पीछा कर लेता उसका। नहीं, शायद वो मुझ में दिलचस्पी नहीं रखती, तभी तो हर बार नजरअंदाज कर देती है। उसका लहजा ऐसे था जैसे काफी दुखी हो। वैसे किसी के पास पीछे भागना बेवकूफ़ी होती है,
और मैं तेरी तरह बेवकूफ़ियाँ नहीं करता। शायद इस पर टोंट किया गया था। वो नज़रें घुमाकर टेबल पर जमा गया। क्या ज़रूरत थी मुझे उसके सामने करने की? घर आते ही शॉपिंग बैग्स को मेज़ पर पटक कर अलीशा अमराह के रूबरू होकर चलाई। मैंने तो चाहा था तुम दोनों मिल जाओ। मैंने कहा था कि मैं उसे कुर्बान कर चुकी हूँ, उसने लफ्ज़ों पर जोर दिया। मैंने पहले भी तुम्हारी बात पर इख्तलाफ किया था और आज तुम्हें ज़रा अपने इख्तलाफ के बारे में तफसील समझाती हूँ। अच्छा तो समझाओ, तंजिया अंदाज में कहते हुए उसने सीने पर हाथ बांधे। ये जो तुम या कुछ और लोग कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो उसे छोड़ दो, और फिर जब बरोज़े हशर खुदा तुमसे पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे तूने मेरी खातिर कौन सी चीज़ कुर्बान की, तो तुम्हारे पास जवाब देने के लिए कुछ होगा। तो ऐसी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं लिशबा, मगर उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। किसी से मोहब्बत करके उसे छोड़ देना घटिया तरीन अमल है। वैसे तुम मुझसे ज्यादा इस्लाम के बारे में जानती हो, तो फिर ये कैसे भूल गई कि इस्लाम में मोहब्बत गुनाह नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारा खुदा कभी ना कहता कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे निकाह भी करो। मोहब्बत या तो होती है और या नहीं होती। अलिशबा, इसमें कहीं भी दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता। अगर मोहब्बत है तो उसे निकाह तक पहुंचाओ। कुछ लोग अपनी मोहब्बतों का मान रखकर उसे हलाल तक ले जाते हैं, और कुछ कमजोर लोग जरा सी आजमाइश पर अपनी मोहब्बत को बीच रास्ते में लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोहब्बत हराम है। मोहब्बत जब होती है ना, तो ये नहीं कहा जाता कि या अल्लाह, अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो मुझे उससे नवाज दे। नहीं, बल्कि कहा जाता है कि या खुदा, अगर वो बेहतर नहीं भी है तो उसे मेरे हक में बेहतर लिख दे। मुझे बस वही चाहिए। फिर ऐसी सच्ची मोहब्बत करने वाले नमाजों में रोते हैं। और जैसे तुम कह रही हो, उसे मोहब्बत नहीं बल्कि वक्त गुजारी कहते हैं। इसका बोला गया एक एक लफ्ज अलीशा को सोचो कि किसी गहरी खाई में धकेल गया। वो ऐसा ही तो कर रही थी जिसे वो अपनी कुर्बानी समझ रही थी, दरअसल वो किसी की जात पर जुल्म था। वो अमराह जिसने उससे बाद में दीन सीखा था, वो शायद ज्यादा अच्छे से दीन को समझ गई थी। अलिशबा एक सच्ची और नेक लड़की होकर भी शायद बुरी ही थी। अमराह अपनी सारी बातें समझाकर शॉपिंग बैग उठाए कमरे में जाती दिखाई थी। अलिशबा वहीं साकत खड़ी थी। अमराह एक लंबे अरसे बाद आज मदरसे से आई थी। उसने जब पहली बार मदरसे में कदम रखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सारा सुकून और राहतें उसकी किस्मत में लिख दी गई हों। अमराह तेजी से आगे बढ़ती ही जा रही थी। इत्मीनान, सुकून और खुशी के अलावा न जाने क्या क्या था उसके दिल में। मदरसे से अब उसकी पहली मुलाकात से काफी मुख्तलिफ थी। कबल जब वो आई थी तो हिंदू थी, और अब मुसलमान होकर आई। फर्क तो था, नियत में भी और चाहत में भी। वो सीधा ज़ैनब आलमा के पास आई थी। पहले से ही कई लड़कियां वहां पर मौजूद थीं। ऐसा लगता था जैसे वो उसकी शागिर्द हों। अस्सलाम वालेकुम, उसने करीब जाकर धीरे से कहा। वालेकुम सलाम। आलमा एक नज़र उसके हुलिये पर डालकर जवाब दे गई, जो सफ़ेद शलवार कमीज के ऊपर स्याह दुपट्टा ओढ़े हुए थी। मुझे पहचाना? हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। जब से मैंने अपना आलमी दीन का कोर्स शुरू किया है, तब से लेकर आज तक मुझसे सबसे मुश्किल सवालात तुमने ही तो किए थे। जवाब सुनकर वो मुस्कुराई। आलमा ने उसे बाजू से पकड़कर एक कमरे में ले जाकर अपने सामने किया। वो खुद स्याह अबाया में लिपटी हुई थी। यहाँ क्यों आई? मैं पिछले कुछ अरसे से काफी मसरूफ रही हूँ, अपने कुछ केसेस के सिलसिले में उलझी रही, वरना काफी पहले ही मदरसा ज्वाइन कर लेती। अब जब वक्त मिला है तो मैं कुरान सीखना चाहती हूँ। उसके बोलने पर न जाने क्यों मुकाबल खड़ी लड़की तबस्सुम सजा गई। यानी तुम्हें खुदा की जात के लिए अब वक्त मिला? उसका सवाल अमराह को चुप लगा गया। उसने खामोशी से गर्दन झुका ली। खैर, अब अगर आ गई हो तो वापस ना जाना। नहीं जाऊंगी, वो डट कर बोली। नमाज पढ़नी आती होगी तुम्हें? जी। सुत फातिहा सुनाओ। उसने जैसे रट्टा लगा कर याद की थी, बिल्कुल वैसे ही तेजी से पढ़ने लगी। आलमा के चेहरे के तासरात अजीब से थे। जैसे तुमने मुझे अब सुनाई है कि नमाज में भी ऐसे ही पढ़ती हो? जी। क्या कहीं कोई जेर जबर की गलती हो गई? वो थोड़ी खौफजदा थी। नहीं, तुमने पढ़ने में कोई गलती नहीं की, बस तुम्हारी एक गलती है। क्या? अमराह जानने के लिए बेताब थी। कुरान का आगाज ही सूरत फातिहा से होता है। इतनी प्यारी सूरत जिसमें हम हदायत मांग रहे हैं, और हर नमाज में हम पढ़ते भी हैं। लेकिन कितनी जल्दी! शायद इसलिए हम हदायत से दूर रहते हैं, क्योंकि हदायत के लिए भी तो कुरान सुन्नत का इल्म होना और दुआ की कसरत होना ज़रूरी है। फिर हम तो दुआ भी इसलिए मांगते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तो पढ़ ले, बाद में दुआ मांग ले। अरे भाई, जो मांगना था उससे ही जल्दी से पढ़ देते हैं। कितनी अजीब कहानी ना हम मॉडर्न दौर के आम लोगों की। अपने साथ ही मुखलिस नहीं हैं कि आखिर दुआ तो हमसे ज्यादा कोई और नहीं हमारे अपने लिए कर सकता। जी, मैं समझ गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। शाबाश, जैनब ने थपकी दी। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्या मैं आपसे अपनी कोई बात शेयर कर सकती हूँ? जरूर करो।
اور مجھے پسند کرنے کے لیے شکریہ۔ اس کے لبوں پر ابھی بھی کھلی سی مسکراہٹ تھی۔ امراہ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے سوچنے لگ گئی کہ آخر یہ اتنی مطمئن کیسے ہے۔ میں جس سے پیار کرتی ہوں اس نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن اس کی کچھ باتوں اور حرکتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پر اگر میں خود اس کے پاس جاؤں گی تو اسے لگا گا کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی تم کسی نامحرم مرد کی بات کر رہی ہو؟ وہ تصدیق چاہتی تھی اور مقابل خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے تمہیں اپنا محرم بنانا چاہیے، اور اگر وہ تمہیں اپنا محرم نہیں بنا سکتا تو اسے چھوڑ دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہرے سے نور ختم ہو جائے۔ اور یہ نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا، پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ اور پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے ایک خالی دل، بے باک باتیں اور وہ نامحرم۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں، اس نے مایوسی سے جواب دیا۔ کبھی تم نے روحوں کا تڑپنا یا چیخنا سنا ہے؟ شاید کبھی تم نے روحوں پہ عذاب کا ذکر پڑھا ہوگا۔ کبھی تجربہ ہوا؟ اپنی نماز کے اوقات میں کسی انسان کی سوچوں میں بتائے ہیں؟ ہاں شاید کبھی کبھی۔ یقین کرو یہی وہ پل ہوتے ہیں جب روح چیختی ہے، تڑپتی ہے ہمارے اندر، اس پر جیسے کتنے ہی عذاب ایک ساتھ اتر آئے ہوں۔ بے چینی اور بے سکونی کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پتہ ہے ہمارا رب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جاننے کے لیے بےتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی ہے جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، یہی ہے گھاٹے کا سودا کرنے والے۔ خدا کا فرمان سن کر جیسے اس کی پوری آنکھیں کھل گئی ہوں۔ تو اس کا مطلب مجھے اب اس سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ابھی بھی کنفیوز تھی۔ بات ضرور کرو، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسے کلیئر کرو۔ پوچھ لو اس سے کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھو مرحا، جو اپنی میں کو نہیں مٹاتا پھر اللہ پاک خود اس کی میں کو مٹا دیتے ہیں، اور پھر جس کی میں کو اللہ مٹاتا ہے نا، پھر اس کا تماشا پوری دنیا دیکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا ہماری میں کو توڑے، ہمیں اپنی میں کو خود ہی توڑ دینا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں خود جاؤں گی اس سے بات کرنے۔ ہاں، اپنے دل کی تسلی کے لیے چلی جاؤ، مگر دو ٹوک بات کرنا، بہک مت جانا، صاف اور کھڑی بات کر کے اس کا جواب جاننا۔ اگر وہ متفق ہے تو فوراً نکاح کرنا، ورنہ اکیلے رہنا گناہ سے بہتر ہے۔ شکریہ، کل آؤں گی۔ ہاں، کل سے تفسیر قرآن کا کورس کروں گی۔ پہلے تجوید سیکھو پھر تفسیر کی طرف آنا۔ ٹھیک ہے، تھینکس، جزاک اللہ کہنا سیکھو پیاری۔ شکر صرف خدا کی ذات کا کیا جاتا ہے۔ اوکے، وہ مسکرا کر شانے سمیٹ گئی۔ لڑکی کے لیے جزاک اللہ اور لڑکے کے لیے جزاک اللہ۔ ضرور، اجازت دے، خدا حافظ۔ اس کے خدا حافظ بولتے ہی وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ کیا بات ہے، تو نے خود ہی پارٹی ارینج کی تھی اور اب ایک طرف گمسم سا کیوں کھڑا ہے؟ سر زاویان کو بورڈ کے آخری کنارے پر کھڑا دیکھ کر اس کی پوچھ سے نمودار ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے اللہ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، ضرورت ہی نہیں پڑی، سب کچھ بن کہے مل گیا، صرف ایک ہی چیز مانگی، اور وہ بھی نہیں دی۔ اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ دھنسائے وہ سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں کا نظارہ کرتے ہوئے اپنے درد کو ہنستے ہوئے بیان کر رہا تھا۔ ایسا نہیں کہتے دوست، اس نے بحری جہاز پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرے مقدر میں پھر بھی درد سہنا لکھ دیا۔ اب وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، شاید اسی میں کوئی بہتری ہو۔ میں نا امید نہیں ہوں، اب تو دل ٹوٹنے کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ کب کا بلا چکا ہوں سے۔ اس نے لبوں پر جھوٹی ہنسی سجائی۔ بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر۔ کافی کا آرڈر دوں؟ روبرو نے مسکرا کر پوچھا۔ یار وہ بھی کافی پیتی تھی۔ جب فرضی ہنسی اچانک آنکھوں میں پانی لے آئی تو اس نے اپنے نین ہاتھوں کی انگلیوں میں چھپا لیے۔ زاویان عالم اس پر درد کی انتہا پر تھا۔ جھوٹی تسلیاں اور کہہ کے بھی آج اسے رونے سے نہ روک پائے تھے۔ وہ جیسے پتھر دل کہتی تھی جس کے آگے پیچھے ہر لمحہ نوجوان لڑکیوں کا ہجوم ہوتا تھا، جس کی ایک نگاہ، ایک لفظ، ایک ادا پر لاکھوں لڑکیاں مر مٹنے کو تیار رہتی تھی۔ اسے کسی لڑکی نے مجنوں بنا دیا تھا۔ اس کے ٹوٹتے عشق اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کس حد تک مخلص رہا ہے۔ یار رو کیوں رہا ہے؟ ویسے تجھے میرے رونے پر بڑا اعتراض ہوتا ہے اور اب بڑی پارٹی میں ایک طرف کھڑا ہو کے آنسو بہا رہا ہے۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اس نے دھیرے سے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے لوگوں کی کبھی پرواہ نہیں ہوئی۔ پھر بھی یار، تجھے پتا ہے میری دادو کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی کہ مرد وہ ذات ہے جو کسی موت پر بھی نہیں روتا، پر یہ من پسند عورت اسے رلا بھی دیتی ہے۔ آہستگی سے بولتے وقت اس نے انگلیوں کے پوروں سے آنسو صاف کیے۔ اب کبھی وہ واپس آئے گی تو شادی کر لے گا، اگر مسلمان ہوگی تو ضرور۔ بس بھائی، پھر سوچتے ہیں تیرے بارے میں بھی کچھ۔
तो पहले खुद को तसल्लियाँ दे और बाद में मुझे समझाना। उसने हंसकर कहा तो वो भी कहका लगा गया। अच्छा चल आजा, देख कितना मस्त माहौल है पार्टी में। कुछ लम्हात के लिए अपनी मोहब्बत को भूल जाते हैं और एंजॉय करते हैं। उसकी गर्दन में हाथ डालकर जब सईद ने कहा तो वो उसकी आंखों में शरारत देख गया। अगर तुझे अलिशबा मिल गई तो कसम से उसे तेरी सारी उल्टी हरकतें बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वो पहले से जानती है कि मैं कितना दूध का दला हूँ। तू अपनी फिक्र कर, वो मिल जाएगी तो सुकून आ जाएगा। अगर ना मिली तो कभी किसी से भी शादी नहीं करूंगा। ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है भाई। चल शाबाश, पार्टी को एंजॉय कर। तू कर, मेरा मूड नहीं है। इनकार किया ना तो एक दूंगा कान के नीचे। साले मुझे इनवाइट करके अब खुद सरी शक्ल लेकर फिरेगा। वो चिढ़ गया था, उसके तासरात पर वो हंस गया। अच्छा चल करते हैं एंजॉय, ये हुई ना बात। चल। एक दूसरे के साथ शाना बिशाना चलते हुए वो फिर जहाज की भीड़ में कहीं गायब हो गए। अलीशा तुम, उसे चौखट पर खड़ा देकर सही मुंजमद हो गया। अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना। अपने हाथ से अंदर की तरफ इशारा करके वो दरवाजा बंद कर गया। अलीशा निगाहों से उसके पूरे घर को जांच रही थी। बैठो ना जहाँ। वो करीब पड़े सोफे की तरफ पॉइंट आउट कर गया। अलीशा आहिस्तगी से बैठी तो वो भी करीब दूसरे सोफे पर बैठकर सवालिया अंदाज से देखने लगा। क्या लोगी? कुछ नहीं, उसने नरमी से कहा। तुम पहली बार मेरे घर में आई हो, देखो पूरे घर में कितनी रोशनियां जग उठी हैं। कुछ खाए पिए बगैर जाने नहीं दूंगा। मुझे घर वापस जाना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। ठीक कहो। आपने किसी दौर में मुझसे कहा था कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाँ कहा था। तो अब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, तुम बस अपना बताओ। मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ सही, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कौन सी शर्त? वो सर पकड़ कर बैठ गया। मैं चाहती हूँ कि आप जावियान साहब से बात करें। किस बारे में? उसने तफसीलात जानना चाहिए। अमराह के बारे में। हाँ मैंने देखा था तुम्हें उस दिन अमराह के साथ। पर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हो? हम इत्तफाकन मिले थे और फिर हमारी दोस्ती हो गई। वाह, मतलब तुम दोनों दोस्त थे एक तरफ और हम दोनों दोस्त एक तरफ। उसके चेहरे से खुशी साफ वाजिया थी। हम अब आप बताएं कि आपको मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? आपका हुक्म सर। आंखों पर मेरी जान। अपने चेहरे के नीचे हाथ रखे उसने प्यार से तक कर कहा तो वो नागवाड़ी से नजरें फेर गई। फिलहाल मत कहें ऐसा कुछ भी प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं कहता सॉरी। मगर वो तो हिंदू है, फिर तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई? वो मुसलमान हो चुकी है। उसके जवाब पर वो चौंक कर घूरने लगा। ये कब हुआ? काफी महीने हो गए हैं। इसी लम्हे सईद ने मुंह में जुबान घुमाई। तो समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मतलब? उसने बवें चढ़ाई। मतलब के जावियान अब शादी जरूर कर लेगा। तुम बस अपनी शादी की तैयारी करो अब। उसने आंख मारी तो वो फटाफट उठकर खड़ी हो गई। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। पर सईद मजीद कुछ कहना चाहता था, मगर अलीशा जा चुकी थी। उसने खुशी से नाचते हुए बालों में हाथ फेरा। फिर वो अपना फोन उठाकर जावियान को कॉल ठोक गया। हाँ बोल, क्या तकलीफ है? अपने फ्लैट में ही मौजूद वो बालकनी में खड़ा सरे हुए अंदाज में बोला। तेरे भाई की शादी होने लगी है और तू क्या इतना बुझा हुआ है? बस किसी की याद आ रही थी। तेरा ये मूड ठीक करने के लिए मैं एक सरप्राइज भेज रहा हूँ। कैसा सरप्राइज? थोड़ी देर में तेरे घर पहुंच जाएगा। और ये शादी का क्या चक्कर है? उसने दिलचस्पी दिखाई। अलीशा आई थी अभी तेरे घर? वो हैरान कुन तक हैरान था। हाँ। उसने कहा कि मैं उसे कबूल हूँ। वाह, मुबारक हो। जावियान के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। हाँ, और मैं भी तेरे लिए जितना अच्छा सरप्राइज बेचने वाला हूँ ना, उसके बाद तेरा मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। चल ठीक है, वेट करता हूँ, संजीदगी से कहकर उसने कॉल काट दी। सरिया ने दरवाजा खोला तो 3 लड़कियां बेहुदा लिबास पहने दहलीज पर खड़ी दिखाई दी। इनके ऊंचे और तंग लिबास देखकर वो दीदे फाड़ गई। ये जावियान आलम का अपार्टमेंट है ना? एक लड़की ने बड़े अंदाज से पूछा। जी, पर हमें जावियार साहब ने बुलाया है। दूसरी बोली। जी ठीक है, तुम तीनों अंदर आ जाओ। वो उन्हें लाउंज की तरफ लाई तो सामने वाले कमरे के अध खुले दरवाजे से जावियान बेड पर दिखाई दिया। उसके हाथ में मोबाइल था और वो इस पर कुछ टाइप कर रहा था। फिर तीनों आपस में नजर टुका कर उसके कमरे की तरफ बढ़ती ही चली गई। कमरे में कदम रखते ही एक लड़की ने फौरन नाक लगा दिया। उनकी आमद और हरकत को देखकर वो करंट लगने की तरह उठ बैठा। आप तीनों कौन हैं? और यहाँ बगैर इजाजत के मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? जावियान खड़ा होकर गिराया तो एक लड़की आहिस्ता आहिस्ता मटक कर उसके करीब आते ही उसकी कॉलर को छू गई। मिस्टर जावियान, हमें आपके दोस्त सईद ने भेजा है। कोठे की कुछ खूबसूरत तरीन लड़कियों में से हमें चुना गया है आपका दिल बहलाने के लिए। कॉलर से अपने हाथ सीने की जानिब दुलाते हुए वो बड़े अजीब अंदाज में बोली। शट अप, अभी पूछता हूँ मैं उसे। और तब तक तुम तीनों अपनी जगह पर खड़ी रहना। अगर दोबारा मेरे करीब आने या किसी ने भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
कीप इट माइंड, इसे खुद से परे धकेलते हुए वो इशारे से उंगली दिखाकर बोला। पर अगले लम्हे में उसने फोन उठाकर जट सई को कॉल की। वो सोफे पर बैठा सामने मेज पर टांगे फैलाए शायद उसी के फोन का मुंतजिर था। बोल भाई, ये क्या हरकत है? वो दादा, क्या उसने जानबूझकर नाइल्मी का इजहार किया? तूने मेरे लिए ये 3 तोहफे भेजे हैं, ये तोहफे? अंदाज अभी भी तपश से भरपूर था। यार, मैंने सोचा कि मेरा भाई उदास है, तो क्यों ना उसका दिल बहलाने के लिए मैं कुछ तोहफे भेज दूं। तो अगर इस वक्त तूने मेरे सामने होता ना, तो फिर मैं तुझे अच्छे से बताता कि दिल कैसे बहलाया जाता है। इसका मतलब कि तूने मेरे साथ रोमांस करने की ठान ही ली। उसका लहजा शरारत से भरपूर था। तेरे रोमांस की एक गाली से सरफराज किया। कमीने, अगर मुझे अपना इस तरह से दिल बहलाना होता तो कब का बहला चुका होता। वो गुस्से में बोलते वक्त अल्फाज चुनाव भूल जाता था, मगर सही तो गालियां देने में उससे भी 4 हाथ आगे था। बजाय अपनी गलती मानने के उल्टा उसने ज़ावियान को हंसकर चार नाकाबिले बर्दाश्त गालियों से नवाजा और फोन काट दिया। कॉल बंद होने पर वो सामने खड़ी तीनों लड़कियों को घूर कर देखने लगा। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने धीरे से नॉक किया तो वो चौंक कर देखने लगा। तुम तीनों कमरे में ही रहना और जब तक मैं ना कहूँ कमरे से बाहर आने की इजाजत नहीं है। वो मुकाबल खड़ी तीनों लड़कियों से धीरे से सरगोशी करके लाक को खोलते ही फिर दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। सामने अमराहा मौजूद थी। इस पर नजर पड़ते ही ज़ावियान मजीद चौंक गया। मुझे आपसे बात करनी थी। जानती हूँ कि ये सही वक्त नहीं है, पर ठीक है, आओ बैठो। वो उसे लाउंज की तरफ इशारा करके खुद करीब बैठ गया। दोनों एक ही सोफे पर आमने सामने बैठे थे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने अमेरिका से वापसी का आपको क्यों नहीं बताया, और मैंने आहल से मंगनी क्यों की। वो नरमी से बोल रही थी। ज़ावियान पूरी तवज्जो से उस पर गाड़े बैठा था। शुक्र है तुम्हें ख्याल तो आया और एहसास हुआ अपनी गलती का। टोंट मत करें, आपको आपकी भी गलती बताने आई हूँ। और डेली, उसने आईब्रो सकेरे। एक्चुअली मैं अमेरिका से वापसी पर अगले ही दिन आपसे मिलने आई थी। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए अपने आने का नहीं बताया। और जब मैं हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए आपके घर आई तो आपके सामने हानिया को किस कर रहे थे। मुझे लगा कि आपने मुझसे बेवफाई की और मैं वो गुलदस्ता वही सीढ़ियों पर फेंक कर चली गई। उस दिन मैंने अपने आप को मजहब के बारे में भी बताने वाली थी, मगर आपने मौका ही नहीं दिया। इस दिन मैंने फैसला भी कर लिया कि जब आपकी जिंदगी में कोई और है तो मैं भी आहर से मंगनी कर लूंगी। और यूं हमारे बीच गलत फहमी पैदा हो गई। तफसीलात सुनते सावियान का चेहरा पूरी तरह शक्ट था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों ही एक दूसरे के साथ मुखलिस थे। बस किस्मत ने हमारे साथ खेल खेला। और मैं आपको बताने आई हूँ कि मैं अब मुसलमान हो चुकी हूँ। अब आपका फैसला। उसके मुसलमान होने का सुनकर वो हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासुरात लेकर देखने लगा। लेकिन इससे पहले कि अमरा मजीद कुछ कहती, वो तीनों लड़कियां दरवाजा खोलकर लाउंज में आ गईं। मिस्टर जावियान, और मजीद कितनी देर लगाएंगे आप? हम तीनों बोर हो रही हैं। जब उनमें से एक लड़की की आवाज पूछ से उभरी तो वो गर्दन मोड़ कर देखने लगी। अपने सामने मौजूद तीनों लड़कियों को बेहुदा बारीक और तंग लिबास में देखकर उसने गर्दन वापस घुमाते हुए बेयकीन होकर जावियान को देखा, जो अब अपना सर पकड़ कर बैठा था। उसे लगा कि शायद जावियान की चोरी पकड़ी गई है, इसलिए उसका रद्द-ए-अमल ऐसा है। मगर वो तो ये सोचकर परेशान था कि अब शायद फिर से एक मजीद गलत फहमी का शिकार होकर अमराहा उसे छोड़ देगी। और फिर ऐसा ही हुआ। वो खामोशी से अपना क्लच लटका कर जाने लगी तो जावियान फौरन उठकर उसे कलाई से थामता हुआ अपनी तरफ घुमा गया। अमराहा मेरी। उसके मजीद कुछ कहने से पहले वो गोमती साथ ही पूरी कुव्वत से एक तमांचा उसके चेहरे पर रसीद करके अपनी पांचों उंगलियां जप गई। उसके थप्पड़ मारने पर तीनों लड़कियां मुंह और आंखें दोनों खोल कर तकने लगी। बकवास बंद करें अपनी ज़बान। मुझे लगा था कि मेरी गलती है और मैं ही गलत फहमी का शिकार होकर इस रिश्ते को तोड़ रही हूँ, लेकिन मैं गलत थी। उस दिन हानिया को किस करना और मेरा आपको देखना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आप तो आदि जनाकार हैं। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने आप जैसे घटिया और गंदे इंसान से प्यार किया। अरे आप तो। वो गुस्से की शिद्दत से चलाई। चुप, एकदम चुप। अगर मेरे किरदार पर दोबारा एक लफ्ज भी और कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात काट कर वो पूरे गजब से चलाया। गुस्सा थप्पड़ लगने का था या खुद पर इल्जाम लगने का, ये कोई नहीं जानता था। क्यों सच करवा लग रहा है? अगर एक और पंच गिरे हुए इंसान नहीं हो तो फिर ये तीनों। मुकाबल बेखौफी से अपनी नजरें उसके गुस्से से लाल चेहरे पर गाड़े चीखी, पर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो उसे बाजू से घसीट कर अपने कमरे में ले गया। चीखते हुए वो अपनी कलाई को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की भरपूर कोशिश में थी, मगर जावियान उसे बेड पर फेंककर खुद चटकी चढ़ा गया। बिजली की तेजी से उठती हुई वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो फिर से उसके सामने हुआ।
तुम खुद को क्या समझती हो? जुबान के साथ साथ तुम्हारे हाथ भी चलने लगे हैं। ज़ावियान बफड़े हुए सांड की तरह गुस्से की शिद्दत से गिराता उसे दोनों कंधों से पकड़कर सिर्फ अलमारी से लगा गया। उसके गिराने से वो चपटी नजरों से देखने लगी। उसका वजूद सिर्फ एक बलिष्ठ के फासले पर था। तुमसे नफरत करती हूँ मैं ज़ावियान आलम। तुम जैसे घटिया और गिरे हुए इंसान पर फिर से एतबार करने से बेहतर था कि मैं किसी गहरे कुएं में कूद जाती। तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। वो अपनी कलाई को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करती बुढ़ाई हुई आवाज में चिल्लाई थी। अल्फाज आपसे देर कट पर तुम पर आ पहुंचे। तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारी इस जुर्रत पर मैं तुम्हें उसकी कितनी बड़ी सजा दे सकता हूँ। जो बातें करते हैं वो कुछ कर नहीं सकते, और जो करते हैं उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके मुकाबले ही खड़ी वो जोर लगाकर आंखों में जलन का एहसास लिए चीखी। जावियान का गुस्सा हद से सवा होने लगा तो वो उसे कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच गया। क्या कहा तुमने? मैं कुछ नहीं कर सकता। हम अपने चेहरे को उसके चेहरे पर झुकाकर उसने सफाक अंदाज में पूछा। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? मुसलसल वो खुद को आजाद करवाने की जुस्तजू में किसक रही थी। तो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। उसकी झुंझलाती आवाज ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। न जाने अगले ही पर वो क्या करने वाला था। और फिर रद्द अमल के तौर पर सवियान उसकी पुष्ट पर हाथ लगाकर उसे कमीज के साथ जुड़ी स्ट्रिप्स को झटके से खींच गया। मोतियों के गिरने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दी। अमराह सिसक उठी थी। उसका सुर्ख चेहरा वो अपनी शोक नजरों के हसार में लिए हुए था। जावियान छोड़े मुझे प्लीज, ऐसा मत करे, मैं मर जाऊंगी। उसकी रोती हुई आवाज में बैन था। अचानक से दिलखराश लहजा इल्तिजाओं में बदल गया। उसके सीने में मुंह छुपाकर वो आहें बढ़ने लगी। छोड़ दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। वो निगाहें उठा कर देखने लगा। अभी और इसी वक्त तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। मैं काजी साहब और चंद गवाहों को लाऊंगा और तुम चुपचाप हाँ कहोगी। उसका अंदाज ऐसे था जैसे वो पूछ नहीं बल्कि बता रहा हो। वो फिर से नजरें झुका गई। मैं कभी भी जबरदस्ती शादी नहीं करूंगी, और आपकी हकीकत जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जब उसने दोबारा गर्दन उठाए थोड़ा पीछे खिसक कर कहा तो वो गुस्से से अपनी नाक फैला गया। ठीक है, मत करो, लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारा एक इनकार सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे वालिदैन को भी सजा दिलवाएगा। क्या मतलब? वो उलझ गई। यानी तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे थप्पड़ मारने की सजा भुगतनी पड़ेगी। उसकी आवाज में जोश था। वो अपने हलक को खुश्क से खुश्कतर महसूस करने लगी। जो करना है करे, पर मैं हाँ नहीं कहूंगी। अमराह बजीब थी। और जवियान इसी पर टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाकर उसकी आवाज ओपन कर गया। जी सर। दूसरी तरफ से किसी मर्द की अनजानी आवाज गूंजी। शबीर, तुम्हें एक घर की लोकेशन भेज रहा हूँ। इस घर में एक औरत और उसका हस्बैंड रहते हैं। दोनों को उठा लाओ और कैद करके इतना मारो कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेने लगे। अपनी बात मुकम्मल करके वो उसकी जानिब देखने लगा, जो इल्तिजाई नजरों से उसे घूर रही थी। जी सर, करेक्ट। नहीं, रुक जाओ। अमराह अचानक चला उठी। जावियान मुस्कुराया। मेरे पेरेंट्स को कुछ मत करना प्लीज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पहले आपने मेरे साथ बदतमीजी की और अब आप ये सब करेंगे। बदतमीजी तुमने शुरू की थी। तुम जानती नहीं हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया। शुक्र करो मैंने तुम्हें अभी कुछ कहा नहीं, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी चमड़ी उधेड़ देता। वो झुंझलाया। खुद के चेहरे पर थप्पड़ लगा तो इतना गुस्सा आ रहा है, और जो आपने मेरे भरोसे पर तमाचा मारा उसका क्या? उसने फनकार कर कहा। सफाया नहीं देता मैं, जारू नहीं हूँ। जो समझना है समझो। जावियान सरफिरा होकर लापरवाही से बोला। सफाया वही देता है जिसे रिश्ता अजीज हो। रिश्ता ही तो बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें कबूल नहीं है तो बिना रिश्ते के ही तुम्हें उसकी सजा दे सकता हूँ। वो फिर करीब से करीब तर होने लगा। अमराह के कदम खुद ब खुद पीछे हटते चले गए। ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैं आपको उसकी सजा। उसने उंगली दिखाकर ललकारना चाहा तो वो उसकी उंगली पकड़कर नीचे कर गया। कोर्ट की धमकियां मत दो। यहाँ से बचकर निकलोगी तो कुछ करोगी ना? जवियान, मैं। वो फिर से बोलना चाहती थी मगर फिर अचानक उसके पीछे चलते कदम बेड से टुकराकर उसे बिस्तर पर गिरने के लिए मजबूर कर गए। जब वो दराम से बेड पर गिरी तो अपनी आंखें मजीद शिद्दत से खोलकर मुकाबल खड़े शख्स को ताड़ने लगी। उसकी निगाहें उसी पर जमी थीं। अपनी टांगे बेड पर रखकर समेटते हुए उसने पीछे लेटी मारकर लड़कना चाहा, मगर वह उसके एक पांव को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच गया। उसका पूरा वजूद भी उसके साथ ही घसीटता चला आया। फिर वो इस पर झुका तो उमराहा ने जोर से अपनी आंखें मेजकर अपने दोनों हाथ चेहरे पर फैला लिए। मगर जब चंद लम्हात तक जावियान की जानिब से कोई रद्द अमल जाहिर ना हुआ तो उसने अपने हाथ हटाकर धीरे से आंखें खोलकर देखा। वो इसके बिल्कुल करीब था। उसके वजूद पर झुका हुआ था, मगर खामोशी से उसके चेहरे को तकता दिखाई दिया। अमराह का दिल इस पर खौफ के मारे फटने के करीब था। वो तेज तेज सांस ले रही थी। अभी भी वक्त है, हाँ बोल दो, वरना। इश्तार से कहता हुआ वो उसके मजीद करीब होने लगा तो अमराह चला उठी।
ہاں 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 مجھے قبول ہے، پر ملیس میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ مت کرنا، وہ سسک کر کہنے لگی تو زاویان مسکراتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ اس کے دور ہٹنے کی دیر تھی اور امراہ اپنی دونوں کوہنیاں بیڈ پر ٹکا کر خود کو اٹھا گئی۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر واپس آؤں گا اور تب تک تم اسی کمرے میں بند رہو گی تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے کس کو للکارا تھا، اور اگر قاضی صاحب کے سامنے ذرا سا بھی انکار کرنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا، سمجھی؟ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے وہ سرد لہجے میں دمکا کر دروازہ پٹکتے ہوئے اسے باہر سے لا کر گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ اپنی دونوں ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیڈ پر ہی بیٹھی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر ان تینوں لڑکیوں پر پڑی تو وہ ان کے مقابل ہوا۔ اگر تم تینوں اپنی بھلائی چاہتی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھیں غصے سے باہر آنے کو تھی، پھر چپ چاپ انہوں نے نکلنے کی